बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 112 मुलाहिज़ा फरमाएं। यार जाने यकीन चक्रों में पड़ गए हो। हमें 8-10 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रहना और तुम 8-10 बरसों का इंतज़ाम कर रहे हो। 8-10 दिन तो नहीं, तुम्हें कम से कम 15-20 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। पुलिस वाले शहर के कोने कोने में तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। और मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये 10-15 दिन इतने मज़े में गुजरे कि 10-15 महीनों की कसर पूरी हो जाए। तब एक बार फिर उसने अपना पसंदीदा गाना दोहराया, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस यार इस मेले में खम ना होंगे। वो जब ये बोलता था उनमें यार का इजाफा अपनी तरफ से कर देता था। अखबारों में आसाने के बारे में तवातुर से खबरें छप रही थी। आसाने में बलाक होने वाले 5 अफराद के कत्ल की जिम्मेदारी 100% रुस्तम पर डाली जा रही थी। उसे एक सफाक और बेरहम कातिल करार दिया जा रहा था। क्राइम्स रिपोर्टर ने इस समर को खास तौर से उजागर किया था कि रुस्तम ने हजरत साहब की शदीद जख्मी बीवी को हॉस्पिटल पहुंचाए जाने से रोका और इस समर पर इसरार किया कि उसका इलाज आस्ताने ही में रूहानी तरीके से किया जाए। रुस्तम की इस बेजा और बेरहम इसरार की वजह से हजरत साहब की बीवी की जान गई। कुछ पढ़े लिखे लोग इस सूरत को दूसरे जाविये से देख रहे थे। उन्होंने कुदरत की इस बेईमाना मुनाफकत को महसूस किया था जिसे रुस्तम ने उजागर करना चाहा था। एक कालम निगार ने लिखा था कि जिस वक्त कुदरत की बीवी बेहोशी का शिकार हुई, ऐन उस वक्त एक और लड़की भी इसी किस्म की बेहोशी में मुबतला होकर कुदरत के सामने मरीज़ा के तौर पर मौजूद थी। कुदरत और उसकी बीवियां उस मरीज़ा पर अपने टोने टोट के आजमा रहे थे। कुदरत ने उस मरीज़ा को हॉस्पिटल पहुंचाने का मशवरा क्यों नहीं दिया? इसी किस्म की राय कुछ और लोगों ने भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कुदरत और इस नूह के दूसरे लोग रूहानी इलाज के नाम पर सादालूल लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कैंसर, एड्स, काले यरकान जैसी बीमारियों के इलाज मट्टी और राख से करते रहते हैं और जब मरीज लाइलाज हो जाते हैं तो उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। इस हवाले से अखबारात में एक बहस सी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए कुदरत के हज़ारों मुरीद भी बेहद इश्तियाल का मुजाहरा कर रहे थे। उनमें मुरीदों और अकीदतमंदों में हर तबके के ख्वाहिश व आम शामिल थे। ये लोग रुस्तम के साथ साथ पुलिस के महकमे को भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे। उनका कहना था कि अगर पुलिस रुस्तम और उसके साथियों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करती तो ये सानिया रुनमा ना होता। कुछ जगहों पर उन लोगों ने तोड़ फोड़ भी मचाई थी। खबरों से अंदाजा होता था कि इस प्रेशर की वजह से पुलिस की कार्रवाइयों में कुछ तेजी आई है। ये तीसरे चौथे दिन की बात है। सुबह 10 बजे का वक्त था। रुस्तम शावर कैबिन में नहाकर बाहर निकला और तौलिए से अपने सर के लंबे बाल पूंछता हुआ कॉमन रूम की तरफ आया। यहाँ फर्श पर फ्रांसीसी शराब की 2 बोतलें लटकी हुई थी। अध खाए चरगे पड़े थे और ताश बिखरे हुए थे। रुस्तम तो सो गया था, लेकिन रात 2:30-3 बजे तक गोरा और जहांगीर की महफिल जमी रही थी। नौशा भी इस महफिल में शरीक था। रुस्तम को बेडरूम में गाए बगाए जहांगीर की बेसुरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस यार इस मेले में खम ना होंगे। इस आवाज़ में किसी वक्त गोरा की मखमूर आवाज़ शामिल हो जाती थी। वो ताल देने के लिए अपनी रानों पर हाथ मारता था और पोठवारी लबो लहजे में गाता था। रुस्तम ने ताश के पत्ते समेट कर एक तरफ रखे और अध खाए चरगों के टुकड़े बिल्लियों के लिए गैराज की छत पर फेंक दिए। अचानक वो ठिठका। ड्राइंग रूम की तरफ से किसी औरत के रोने की मदम आवाज़ आ रही थी। रुस्तम ने ज़रा आगे जाकर देखा। अध खुली खिड़की में से ड्राइंग रूम का मंजिर नजर आया। एक जवान साल औरत गोद में एक खूबरूब बच्चा लिए जहांगीर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसके शफाफ रुखसारों पर फैल रहे थे। वो बड़ी इल्तिजा अमेज़ लहजे में कुछ कह रही थी। उसकी उम्र 27-28 साल से ज़्यादा नहीं थी। उसके बालों की लंबी चोटी उसकी पिंडलियों पर झूल रही थी। उसकी गोद का 1.5-2 साला बच्चा माँ की खाल से बेखबर चोटी से खेल रहा था। फिर रुस्तम ने देखा कि जवान साल औरत ने रोते रोते जहांगीर के सामने हाथ जोड़ दिए और नीचे झुककर उसके पाँव को हाथ लगाने की कोशिश की। जहांगीर के चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हुए। उसने शफकत के अंदाज में लड़की के सर पर हाथ फेरा और तसल्ली अमेज लहजे में कुछ कहा। तब रुस्तम ने देखा कि जहांगीर ड्राइंग रूम से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। रुस्तम नीम तारीकी में था। ड्राइंग रूम में रोशनी थी, लिहाजा अंदर का मंदिर साफ नजर आता था। लड़की सोफे पर बैठकर सिसकने लगी। गाए बगाए वो अपने बच्चे का सर भी चूम लेती थी। वो शक्ल सूरत से वाकई मुसीबत ज़दा लगती थी। जहांगीर अब साथ वाले कमरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी मदम आवाज़ अब रुस्तम के कानों तक पहुंचने लगी थी। जी वकील साहब, मैं बजाज बलक बोल रहा हूँ। जहांगीर ने कहा। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। कुछ देर तक वो दूसरी तरफ से की जाने वाली बात सुनता रहा। फिर बोला, मैं आपकी तरफ एक लड़की भेज रहा हूँ जी। मेरी बहन ही समझे, बेचारी मुश्किल में है, उसे आपकी मदद की ज़रूरत है। उसका शोहर पुलिस की हिरासत में है। जी हाँ, बाकी बातें ये खुद आपको बता देगी। इसका बड़ा भाई भी साथ होगा। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जी, मैं एहसानमंद हूँ। जहांगीर ने फ़ोन बंद कर दिया।
वो दोबारा ड्राइंग रूम में आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफे में यकीनन रकम थी और अगर रुस्तम के अंदाजे के मुताबिक ये हजार वाले नोट थे तो यकीनन 30-40 हज़ार से कम नहीं होगी। वो एक बार फिर हमदर्दी के अंदाज में लड़की से बातें करने लगा। रुस्तम खिड़की के सामने से हटकर वापस अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद लड़की रुखसत हो गई तो रुस्तम ने जाकर जहांगीर से पूछा, ये कुड़ी कौन थी जहां ने? जहांगीर के चेहरे पर कदरे तशवीश नजर आई। कहने लगा, डेरे पर तुझे अपना पुराना साथी काठिया याद है ना? हाँ। रुस्तम चौंक कर बोला, मैं अभी 6-7 दिन पहले उससे मिला हूँ। वो डेरे पर ही है। ये काठिया के छोटे भाई ख्याम की बीवी है। शायद तुम्हें पता ना हो, ख्याम अपने 5 साथियों समेत बड़े डेरे के पास से पकड़ा गया है। बड़े डेरे के पास? रुस्तम ने हैरान होकर पूछा। हाँ, बुरी खबर यह है कि पुलिस ने इलाके में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़े डेरे के आले दुआले बड़ा सख्त घेरा डाला गया है। अब डिप्टी रियाज और उसका अमला घेरे को तंग करता जा रहा है। 3 दिन से वहां मुसलसल फायरिंग हो रही है। कई लोग मरे हैं और कुछ पकड़े भी गए हैं। रुस्तम सख्त तशवीश और सन्नाटे के आलम में ये खबरें सुनता रहा। जहांगीर गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। नया सिगरेट सुलगा कर वो बोला, मेरा ख्याल है कि तुम बड़े अच्छे वक्त पर निकल आए हो। अब वहाँ हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। लगता है कि पुलिस ने वहाँ बड़ा पक्का हाथ डाला है। ये ख्याम की बीवी क्या कह रही थी? इस बेचारी ने क्या कहना है? ये वो सब कुछ भुगत रही है जो इस जैसियों का नसीब होता है। ये 2 साल से आस लगाए बैठी थी कि ख्याम एक दिन अचानक आएगा। उसके पास वीज़े और हवाई जहाज़ के टिकट होंगे। वो इसे और बच्चों को अपने साथ दुबई ले जाएगा, जहाँ ख्याम के पीछे पुलिस नहीं होगी, ना ही वो एक इश्तिहारी डकैत की बीवी कहलाएगी। वो वहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर देंगे। लेकिन तुम्हें पता ही है यार, ऐसे सुपने कहाँ पूरे होते हैं। ख्याम बड़े डेरे से पकड़ा गया है। अब खुशाब के किसी थाने में उसकी ज़बरदस्त छतरोल हो रही है। उसकी बीमार माँ रो रो कर मरने के करीब है और ये बेचारी इस खौफ से कांप रही है कि पुलिस वाले उसके बंदे को टार्चर करके मार डालेंगे या फिर पुलिस मुकाबले में पार कर देंगे। ये बात तो वो भी जानती है कि अब वो रिहा नहीं हो सकता, लेकिन चाहती है कि कम अज कम थाने से छूटकर जेल पहुंच जाए। यार ये बंदा भी क्या शय है। ऊपर वाला इस मिट्टी के पुतले को कैसे कैसे तोड़ता मोड़ता है। जेल जाना कौन पसंद करता है, लेकिन ये औरत दिन रात भाग दौड़ करके अपने बंदे को जेल पहुंचाना चाह रही है। यूं तो रुस्तम जहांगीर की बातें सुन रहा था, मगर इसका ध्यान बड़े डेरे और वहाँ के हालात की तरफ था। वो यहाँ जहांगीर की शानदार कोठी में ऐश कर रहा था और वहाँ क़यामत टूटी हुई थी। वो बेचैनी के आलम में दूसरे कमरे में आ गया। इसने गोरा को जगाकर उसे सब कुछ बताया। फिर मोबाइल फ़ोन पर अपने मुखबर ख़ास निज़ाम से रब्ता करने की कोशिश करने लगा। 4-5 मिनट बाद वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ। दूसरी तरफ से हल्के से शोर के साथ निज़ाम की आवाज़ उभरी, कौन? मैं रुस्तम बोल रहा हूँ। हो खुदाया, आप कहाँ हैं? निज़ाम ने कांपती आवाज़ में कहा। तुमसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। डेरे के क्या हालात हैं? कुछ ना पूछें जी। निज़ाम की आवाज़ रुंध गई। लगता है कि डिप्टी रियाज और उसकी नफरी ने वहाँ किसी को नहीं छोड़ना। बड़े वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हुआ है जी। डिप्टी रियाज के अलावा और भी कई बड़े अफसर इस ऑपरेशन में शामिल हैं। कई 100 पुलिस वाले हिस्सा ले रहे हैं। अजराल बरादरी के कुछ मुकामी लोग भी पुलिस के साथ हैं। परसों एक अजराली से मेरी बात हुई है। वो बता रहा था कि डिप्टी रियाज साहब बिल्कुल आतिश फिशाम बने हुए हैं। उन पर रुस्तम ने बाकायदा हमला किया है और पुलिस पार्टी पर दस्ती बम भी फेंका है। आज सवेरे मैंने एक हेलीकॉप्टर भी वादी की तरफ जाते देखा है। पता चला है कि पिछले 3 दिन से वहां मुसलसल फायरिंग हो रही है। पुलिस वाले घेरा तंग करते जा रहे हैं। ना कोई इलाके से बाहर आ सकता है और ना अंदर जा सकता है। लाला फरीद और रसना वगैरह की क्या खबर है? रुस्तम ने पूछा। वो अभी तक तो खैरियत से हैं। कल शाम सेट वायरलेस पर उन दोनों से बात हुई है। जिस वक्त बात हो रही थी उस वक्त भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। डेरे पर खुराक की कमी होती जा रही है। बहुत से बंदे मरे और जख्मी हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें यकीन है कि वो पुलिस को ज़्यादा आगे नहीं आने देंगे। रुस्तम ने नादिया की खैरियत के बारे में पूछा। निज़ाम को इस बारे में मालूम नहीं था। ताम उसने बताया कि डेरे पर मौजूद 4-5 औरतें खैरियत से हैं। रुस्तम ने पूछा, मुरादा, नासर, काटिया वगैरह का क्या हाल है? वो भी खैरियत से हैं जी, लेकिन दिलावर के बारे में बुरी खबर है। दिलावर को जानते हैं ना आप? हाँ, क्या हुआ उसे? वो मारा गया। वो परसों शाम गश्त पर था। इतने में फायरिंग शुरू हो गई। राइफल का पूरा ब्रेस्ट उसकी छाती पर लगा। 4 और बंदे भी मारे गए थे। इस वाक़े का लाला पर बड़ा असर हुआ है। दिलावर पर उसे बड़ा भरोसा था, लेकिन आप कहाँ हैं? न जाने क्यों रुस्तम ने खुद को एकदम कसूरवार महसूस किया। इसे लगा जैसे इसे वहां नहीं होना चाहिए था जहां वो है। इसे अपने दुख सुख के साथियों के पास होना चाहिए था, जिनके साथ इसके जीने मरने के पैमान थे। वो वहां डिप्टी रियाज के जानलेवा घेरे में जिंदगी और मौत की कशमकश का शिकार थे, और वो यहाँ नित नई डिशें खाने और स्टीम बात लेने में मसरूफ था। हेलो रुस्तम साहब, हेलो, आप बोल नहीं रहे? निज़ाम ने परेशान होकर कहा। रुस्तम ने गहरी सांस ली और पूछा,
फरीद या हसने ने मेरे बारे में कोई बात कही थी? निज़ाम बोला, हाँ, लाला फरीद ने आपके और गोरा भाई के बारे में पूछा था। मैंने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। लाला ने कहा कि अगर आपसे मेरा राब्ता हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सून में हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, आप अब वहाँ आने की कोशिश ना करें। रुस्तम के दिल में टेस सी उठी। इसने खुद से पूछा, ये कैसे हो सकता है? वो लोग वहाँ उस वीराने में भूखे प्यासे मौत का मुकाबला करें और वो अपनी जान बचाने के लिए रोपोश रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसने अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया। फिर वो निज़ाम से मुखातिब होते हुए बोला, अब अगर लाले वगैरह से तुम्हारी बात हो तो उन्हें बता दो कि मैं खैरियत से हूँ और उनसे ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्द उनसे मुलाकात हो, वायरलेस पर या किसी भी सूरत में। रुस्तम ने कहा, फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, मैं आज किसी वक्त तुमसे फिर बात करूंगा। तुम फ़ोन पर मिल जाओगे ना? हाँ जी, दोपहर को सिर्फ 1 घंटे के लिए मैंने कहीं जाना है, फिर यहीं रहूंगा। रुस्तम ने सिलसिला मुनक़ते किया और एक बार फिर बेकरारी से कमरे में टहलने लगा। खानसामा करामत ने लंबा चौड़ा नाश्ता डाइनिंग रूम में सजा दिया। यूं लगता था कि नाश्ता नहीं, बुफे डिनर सजा हुआ है। वो सुबह 4 बजे से अपने काम पर जुट जाता था। नाश्ते में सैंडविच, सूप, हलवा पूरी, निहारी, आमलेट, चिकन फिंगर, फ्रूट जूसेस और पता नहीं क्या क्या शामिल था। पूरी कोठी महकने लगी थी। जहांगीर और गोरा दोनों खुश खुराक थे। वो बड़े एहतमाम से नाश्ते की मेज पर बैठते थे, लेकिन आज वो दोनों भी कुछ अफसुर्दा नजर आ रहे थे। जाहिर है कि सून से आने वाली खबरें तशवीशनाक थीं। चलो रुस्तम, थोड़ा सा खा लो, जहांगीर ने कहा। नहीं, भूख बिल्कुल नहीं है, रुस्तम ने कहा और सिर्फ चाय का 1 कप ले लिया। रुस्तम की कैफियत देखकर गोरा और जहांगीर ने भी हाथ खींच लिए। ये नाश्ता जो कमोबेश 15 आदमियों के लिए काफी था, वैसे का वैसा ही मेज पर पड़ा रहा था। तीनों सर जोड़कर निशिस्त गांव में बैठ गए। वो काफी देर तक ताज़ा सूरत पर बात करते रहे। दोपहर के बाद बतला अबरआलूद होना शुरू हो गया, हवा भी चलने लगी। रुस्तम कुछ देर के लिए सो गया। वो उठा तो उनकी मीटिंग फिर शुरू हो गई। अब क्या करना है लाले दी जान? गोरा ने रुस्तम से पूछा। उसके लहजे में दबा दबा जोश भी था। रुस्तम की बजाय जहांगीर ने जवाब दिया। वो विस्की का एक घूंट लेकर बोला, हमें जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना होगा। मैं तुम दोनों की ये राय खारिज नहीं दूंगा कि तुम वापस सून की तरफ जाओ, ये तो सरासर बेवकूफ़ी होगी। तो फिर क्या किया जाए? गोरा ने गिलास भरते हुए कहा, बेहतर यह है कि तुम सून से बाहर रहकर साथियों के लिए जो कुछ कर सकते हो करो। बाहर रहकर क्या कर सकते हैं? रुस्तम ने जरा तीखे लहजे में पूछा। रुस्तम, पुलिस के महकमे में तुम्हारे ताल्लुकात हैं, मुझे पता है, और भी 2-4 लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। तुम किसी तरह लाले और साथियों को घेरे से निकालने की कोशिश कर सकती हो। मैं हाजी आजाद के सिवा किसी बासर को नहीं जानता और हाजी आजाद भी महकमे का हाजिर सर्विस मुलाजिम है। वो बस एक हद तक ही जा सकता है। सून में होने वाला ऑपरेशन बड़े बड़े मगरमच्छों की निगरानी में हो रहा है। हाजी आजाद वहां कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है, लाहौर का एक मिनिस्टर भी तुम्हें फोन करता रहता है। तुमने उसकी खातिर इंडियन स्मगलर गुरुजीत को पार किया था, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा पता है वो मिनिस्टर भी आजकल जेरे उताब है। रुस्तम ने भी गिलास भरते हुए कहा। अचानक रुस्तम के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज सुनकर रुस्तम के 14 तबक रोशन हो गए। यह बीबी थी। जी बीबी, कैसे फोन किया? जो जवाब मिला वो मजीद परेशान कुन था। बीबी ने कहा, रुस्तम, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। मेरी तरफ? लेकिन मैं तो। वो एक बार फिर अकला गया। बीबी ने कहा, मैं तुम्हारी रिहाई से ज्यादा दूर नहीं हूँ, बस 4-5 मिनट में पहुंच रही हूँ। रुस्तम के मुसामों से पसीना बह निकला। इसने चलने में बात जरा संभलते हुए कहा, बीबी, पुलिस हमें हर जगह ढूंढ रही है, कहीं आपका पीछा करते हुए। नहीं। बीबी ने तेजी से उसकी बात काटी। हम पूरी एहतियात करके आ रहे हैं, इस बारे में बेफिक्र रहो। बीबी जमा का सीगा इस्तेमाल कर रही थी। रुस्तम समझ गया कि आरिफ भी उसके साथ है। उसे आरिफ पर गुस्सा आया। रुस्तम ने उसे ताकीद की थी कि बीबी को या उसे खुद यहाँ हरगिज़ नहीं आना चाहिए। वो नासमझ नहीं था, लेकिन उससे नासमझी वाला काम हो गया था। रुस्तम की छठी इसने गवाही दी थी कि बीबी या उसे समझाने बुझाने के लिए आ रही है। उसने आकर यकीनन यही कहना था कि वह मौत की इस जोर से बचकर कहीं दूर निकल जाए, इतनी दूर कि उसके साथ जिंदगी के सिवा और कुछ ना हो। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता था? ये उसके लिए मुमकिन ही ना था। और आज मिलने वाली इतलात के बाद तो ये काम बिल्कुल ही खारिजी इम्कान हो गया था। वक्त एक बार इसे बदतरीन हंगामों और खतरात की जानिब खींच रहा था। रुस्तम के जहन में खलचल मची हुई थी। इसने बड़ी तेजी से एक फैसला किया, अगर बीबी एक बार उसे मना कर देती तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। फिर बीबी के हुक्म पर अमल करने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं रहता था। फिर वही कुछ होना था जो इससे पहले होता रहा था। बीबी के हुक्म पर इसने बिला चूहों चरा रंग वाली की हवेली छोड़ी थी। बीबी के हुक्म पर इसने ताऊ शाम जैसे बंदे को छोड़ दिया था और उसके बेटे की जान तक बख्श दी थी। और अब बीबी के हुक्म पर उसने कुदरत और उसके हवारियों को माफ़ किया था। अब वो चाहता था कि बीबी के कुछ कहने से पहले खुद ही कुछ कह डाले
और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो बीबी के यहाँ आने से पहले ही कहीं दूर निकल जाए। वक्त बहुत कम था, उसे जो फैसला भी करना था बहुत जल्दी करना था। सबसे पहले तो उसने जहांगीर को इशारा किया कि वो विस्की की बोतलें और सिगरेटों के पैकेट वगैरह यहाँ से हटा दे। जहांगीर की हिदायत पर नौशाह कमरे की सफाई करने लगा। रुस्तम बेकरारी से बरामदे में टहलने लगा। बीबी से बात होने के बाद अब उसके लिए ये भी आसान नहीं था कि यहाँ से निकल जाता। इसी दौरान में कोठी से बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। चंद सेकंड बाद कॉल बेल हुई। रुस्तम का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद वो और बीबी निशिस्तगाह में आमने सामने बैठे हुए थे। बीबी आयशा बुरके में नजर आ रही थी, सिर्फ आंखें नकाब से बाहर थी। वो इस रूप में भी उतनी ही अच्छी लग रही थी कि रुस्तम को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। इसने नजरें फेर लीं। नजरों की यूं फेरने में इसके दिल पर जो गुजरी ये वही जानता था। ये पौधे को जड़ों से खींचने का अमल था, ये जान को जिस्म से निकालने की रोदात थी। शानी ने कहा, रुस्तम तुम आरिफ से नाराज मत होना, ये मुझे यहाँ नहीं लाया है, मैं लाई हूँ और मजबूर करके लाई हूँ, इसमें आरिफ का कोई कसूर नहीं है। रुस्तम बस इस बात में सर हिलाकर रह गया। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी हो गई। रुस्तम ने बेहतर समझा कि वो इस खामोशी को तोड़ने में पहल करे। वो बोला, बीबी अभी थोड़ी देर पहले हमें बड़ी परेशान कुन खबरें मिली हैं। इन खबरों का ताल्लुक वड्डे डेरे से है। वड्डे डेरे पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। वो लोग डेरे का घेरा तंग कर रहे हैं। शानी ने एक दुख भरी सांस लेते हुए कहा, लग रहा था कि अब ऐसा ही होना है। रुस्तम कभी कभार शानी के चेहरे की तरफ नजर उठाता था। उमूमन ये नजर तब शानी के चेहरे पर पड़ती थी जब उसे कोई खास बात कहना होती थी। इसने बीबी के चेहरे पर नजर डाली और बोला, बीबी मैंने बड़े डेरे से आते हुए अपने साथियों से वादा किया था कि अगर बाहर आया तो वापस आऊंगा। अब मेरे पास सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं कि मैं इस मुसीबत के वक्त में उनके पास वापस पहुंचूं। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। शानी ने चौंक कर रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम ने अपनी बात आम से अल्फाज में कही थी, लेकिन अल्फाज के पीछे जो तवानाई, ताकत, इल्तजा थी उसने शानी को अंदर तक हिला दिया। वो कुछ देर रुस्तम की गहरी आंखों में देखती रही, फिर ओले से बोली, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उस जगह वापस जाओगे जहां से निकलने के लिए तुम्हारे साथी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मर रही हैं और मार रहे हैं? मैं वहां जाने की बात नहीं कर रहा हूं बेबी, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उन्हें इस मौके पर अकेला छोड़ना नहीं चाहता। अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक जो कुछ कर सकता हूं वो करना चाहता हूं। पुलिस ने वड्डे डेरे को एक बड़े घेरे में लिया हुआ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 2 जगह ऐसी हैं जहां से ये घेरा काफी कमजोर होगा। तुम क्या कहना चाहते हो रुस्तम? अभी मेरे दिमाग में कुछ साफ नहीं है बीबी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर हम पांडू नामी जगह पर पुलिस को हकम में उलझा लें तो गिरे हुए साथियों को बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। अगर एक दफा वो घेरे से निकल गए तो फिर सून की भूल भुलैयों में जान बचाने की बड़ी कामयाब कोशिश कर सकते हैं। आपने उन टीलों को देखा ही है, वो हमेशा जबरदस्त पनाहगाह साबित हुए हैं। शानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर उससे पहले उसकी निगाहें रुस्तम की निगाहों से मिली। रुस्तम की आंखों में उसे अजीब सी कैफियत नजर आई। इन आंखों में गहरे कर्ब के साथ एक बेताब इल्तिजा इस तरह शामिल हो गई कि वो गंग हो गई। उसे लगा रुस्तम खामोशी की जबान में कह रहा है, बीबी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं, मुझे रुकने का हुक्म ना दे। शानी के सीने से गहरी खोख सी उठी। इसे लगा कि वो बैठे बैठे पथरा गई है। रुस्तम सर झुकाए बैठा था। वो जानती थी वो जो कहेगी रुस्तम मान लेगा। अगर अभी मरने का हुक्म देगी तो वो बिला तामिल अपनी जान भी ले लेगा। लेकिन क्या रुस्तम की आंखों में उसकी इल्तिजा पड़ने के बाद वो कोई 2 टोक हुक्म दे सकती है? रुस्तम के अल्फाज की बाज़गिश्त उसकी कानों में गूंजी। अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं उस मुसीबत में उनके पास पहुंचूं। अगर ऐसा ना कर सका तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। अचानक रुस्तम के मोबाइल फोन की बेल बजने लगी। यह फोन सेट उन सेटों में से था जो रुस्तम और गोरा ने आसानी से तलाशी के दौरान में जमा किए थे। अब इसमें दूसरी सिम डाली गई थी। रुस्तम ने शानी से इजाजत लेकर फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ निजाम था। रुस्तम निजाम से बात करता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। शानी अपनी जगह साकत और जामत बैठी रही। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आरिफ ने उसे इशारा किया। शानी आरिफ के साथ बरामदे में रखी हुई कुर्सियों पर जा बैठी। आरिफ ने राजदारी के लहजे में कहा, शानी बहन, ये सब कुछ वही हो रहा है जिसका मुझे और तुम्हें अंदेशा था। रुस्तम दिन ब दिन जिंदगी से दूर जा रहा है। अब वो वापस अपने साथियों के पास जाना चाहता है। ये सरासर खुदकुशी है और बाज लोग इसे बेवकूफ़ी भी कहेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि रुस्तम भाई जो कुछ कह रहा है वो कर गुजरेगा। वो सून में जाएगा और वहाँ लाला वगैरह के साथ ही मारा जाएगा या फिर पकड़ा जाएगा और फांसी के फंदे पर पहुंच जाएगा। ये सब कुछ तो मैं भी देख रही हूँ। शानी के लहजे में बेपनाह दुख था। मेरा एक मशवरा है शानी बहन, अगर तुम मान लो तो मैं समझता हूँ कि बस इस मशवरे पर अमल करके ही तुम रुस्तम को जाने से रोक सकती हो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। शानी सवालिया नजरों से आरफ को देखने लगी। वो बोला, जहां तक मैं रुस्तम की नेचर को जानता हूँ वो यारों का यार है।
रिश्तों नातों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। अब रिश्तों नातों के लिए वो फिर से सून में जाने का सोच रहा है ना, अपने यारों के कंधे से कंधा मिलाने के लिए। शानी ने इस बात में सारी लाया। आरिफ ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम रुस्तम भाई के मिजाज के मुताबिक चलकर उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकती हो। मुझे 100% यकीन है कि अगर तुम रुस्तम को यह बताओ कि तुम यहाँ अपनी हिफाजत की खातिर आई हो, तो अपने और तुम्हारे नाते के लिए बाकी नातों को वक्ती तौर पर भूल जाएगा। मैं अब भी नहीं समझी। आरिफ ने इर्द गिर्द देखा और अपने लहजे को मजीद पस करते हुए बोला, शानी बहन, अगर तुम उससे कहो कि तुम्हें उसकी पनाह चाहिए, तो फिर मेरा मतलब है ये बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं है। तुम्हें चारों तरफ से खतरों ने घेरा हुआ है। बेशक तुमने बहुत से दुश्मनों को दोस्त बनाया है, लेकिन बहुत से दुश्मन अब भी खतरनाक हद तक दुश्मन है, जिनमें एक कुदरत भी है। किसी भी वक्त किसी भी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। अगर तुम रुस्तम से कहो कि तुम्हें उसका मजबूत सहारा दरकार है और तुम उसी सहारे के लिए यहाँ पहुंची हो और वो तुम्हें लेकर महफूज जगह चला जाए, तो मेरा दावा है कि रुस्तम भाई बाकी बातें भूल जाएगा। शानी के सारे जिस्म में बरकी लहरें दौड़ गईं। इसे यूं लगा जैसे इसके दिल की अथाह गहराई में भी कहीं ये ख्याल मौजूद था। इसने चौंक कर आरिफ को देखा। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, हाँ शानी बहन, मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त कोई ताकत रुस्तम को मौत की तरफ जाने से रोक सकती है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ शानी, उसका अब जून की तरफ जाना मौत की तरफ जाना ही है। ये एक ऐसा जज्बाती फैसला है जिसका नतीजा सबके सामने है। तुम इसे इस जज्बाती फैसले से बचा लो। आज मैं अभी वही बात कहना चाहता हूँ जो कुछ अरसा पहले मोतम बस्सी में बहुत से मर्दों औरतों ने कही थी। अगर तुम रुस्तम के साथ किसी रिश्ते में बंद कर कहीं दूर चली जाओ, किसी गुमनाम जगह पर जा बसो, तो तुम दोनों की जिंदगियां बच सकती हैं। शानी ने बेकरारी से नफी में सरी लाया, नहीं आरिफ, ये कैसे हो सकता है? होने को क्या नहीं हो सकता शानी? जो कुछ अब होने जा रहा है ये किसी ने कब सोचा था कि होगा। अखबारी खबरों से पता चलता है कि सोन में मफरूरों के खिलाफ ऑपरेशन ऐसे हो रहा है जैसे कहीं जंग लड़ी जा रही हो। इंतजामिया ने फैसला किया हुआ है कि वहां मौजूद किसी फर्द को जिंदा नहीं छोड़ना। शायद आरिफ और शानी में इस बारे में मजीद बात होती, लेकिन इसी दौरान में रुस्तम फोन सुनकर वापस आ गया। उसके चेहरे पर नजर आने वाली तशवीश अब पहले से गहरी थी। गोरा, जहांगीर और रुस्तम कॉमन रूम में खड़े होकर खुसर पुसर करने लगे। बाहर जोर से बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादल इतने गहरे थे कि शाम होने से पहले रात का मंजिर पैदा हो गया था। शानी को यूं महसूस होने लगा जैसे इसे चक्कर आ रहे हों। शायद ये बेपनाह ज़हनी दबाव का असर था। वो कहीं तरफ से गिरी हुई थी, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आरिफ ने जो बात कही थी वो 100% दुरुस्त थी। रुस्तम का वापस सून में जाना एक बेहद जज्बाती फैसला होता। इस फैसले का नतीजा मौत के सिवा शायद ही कुछ निकलता। आरिफ की ये बात भी ठीक थी कि रुस्तम और उसके साथी गोरा को इस खुदकुशी से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दूर रख सकती थी तो वो शानी ही थी। लेकिन रुस्तम को रोकने के लिए इसे जो रास्ता इख्तियार करना था वो बड़ा कठिन और नाकाबिले मुसाफिर था। शानी को लगा कि इसका खल्क खुश्क हो रहा है और हाथ पांव सनसना रहे हैं। आरिफ ने गौर से शानी का चेहरा देखा। क्या बात है शानी, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस जरा सा सर चकरा रहा है। तो तुम लेट जाओ शानी। आरिफ ने जल्दी से आगे बढ़कर शानी के शाने थामे। शानी ने पहले तो नफी में सारी लाया, लेकिन फिर आहिस्ता से कराती हुई सोफे पर नीम दराज हो गई। इसी दौरान में रुस्तम और गोरा ने भी शानी को दराज होते देख लिया था। रुस्तम लपक कर शानी की तरफ आया। क्या हुआ बीबी? उसने बेहद बेताबी से पूछा। शानी की बजाय आरिफ ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया है। जहांगीर ने पहले तो नोशे को आवाजें दी, फिर खुद भाग कर गया और गिलास में पानी ले आया। तामी इसी दौरान में शानी खुद ही उठकर बैठ गई। उसकी पेशानी पर पसीने की हल्की सी नमी थी, रंग अब भी सर्दी माइल था। क्या हुआ था बीबी जी? रुस्तम ने दोबारा लर्ज़ां आवाज में पूछा। दरअसल रुस्तम भाई, इसने आज सुबह सिर्फ चाय का एक कप पिया था, उसके बाद दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। पिछले 2-3 दिन से यही कुछ हो रहा है। ऊपर से भाग दौड़ भी बहुत है, कमजोरी नहीं होगी तो और क्या होगा। शानी ने थोड़ा सा पानी पिया और लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोली, नहीं मैं अब ठीक हूँ। फिर वो आरिफ की तरफ देखते हुए बोली, चलो आरिफ अब चलते हैं। शानी की आवाज में बेपनाह अफसुर्दगी थी। बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह तो आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा, जहांगीर ने कहा। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, वैसे भी मौसम इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देता कि आप बाहर निकलें। जहांगीर ने खानसामान से कहा। वो उसी वक्त नीम गर्म दूध ले आया। जहांगीर की इसरार पर शानी ने थोड़ा सा दूध पिया। 4 मिनट बाद खानसामा एक और ट्रे लिए चलाया। उसमें चिकन, कारन, सूप और कस्टर्ड वगैरह थे। आरिफ और रुस्तम ने इसरार के साथ शानी को थोड़ा सा खाने पर मजबूर किया। बारिश जोर पकड़ती जा रही थी। रात की तारीकी में गाये बगाए बर्क घूमती थी और कोठी के तूलो अर्द में लहरिये से लपक जाते थे। आरिफ के कहने पर शानी साथ वाले कमरे में चली गई और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। वो लेट तो गई, लेकिन आराम उसकी किस्मत में कहाँ था। इसका जहन तो गुड़ दौड़ मैदान बना हुआ था। वो रुस्तम को रोकना चाहती थी, लेकिन उसे रोकने के लिए जो रुकावट दरकार थी वो शानी के पास नहीं थी।
वो कैसे चल पाती रुस्तम का हाथ थाम कर। इन दोनों के रास्ते जुदा थे और मंजिलें भी। वो नादिया का हो चुका था। अब उसका घर था, बीवी थी जो इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। दूसरी तरफ शानी भी कुछ नए बंधनों में बांधी गई थी। वो अपनी जिंदगी का एक रुख मुतय्यन कर चुकी थी और हर तरफ से आंखें बंद करके उस रुख पर चलना चाहती थी। वो बंद कमरे में आंखें मूंदे बजाय पुरसुकून लेटी रही, लेकिन इसके जिस्म और जान में एक कयामत बरपा थी। एक बार फिर इसके अंदर से वो आवाज़ बुलंद होने लगी जो इसके दिलो दिमाग पर हजारहा सितम तोड़ा करती थी। उस आवाज़ ने कहा, शानी क्यों अपने आप से भाग रही हो? कब तक भागेगी और कहाँ तक भागेगी? क्यों तू ये बात मान नहीं लेती कि तू अपनी ज़िंदगी को रुस्तम की ज़िंदगी के साथ जोड़ना चाहती है? बेशक ये ज़िंदगी चंद हफ्तों या चंद दिनों की ही क्यों ना हो, तू रुस्तम का हाथ थाम कर आंखें बंद कर लेना चाहती है और वो जहाँ तक चलता रहे उसके साथ चलना चाहती है, नंगे पाँव पत्थरों पर और कांटों पर और अंगारों पर। जब तेरा हाथ रुस्तम के हाथ में होगा तो फिर वो कांटे और अंगारे फूल बन जाएंगे। हर जांगुसल दुख निशात अंगेज सुख का लिबादा उड़ देगा। ये सफ़र मुख्तसर भी हुआ तो हज़ारों साल की बेकैफ और जामे ज़िंदगी से बेहतर होगा। हाँ शानी, रुस्तम खुदकुशी कर रहा है। इस खुदकुशी से उसे सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। इसे ऊँग सी आने लगी। बाहर गरज चमक और बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था। वाल गलाक ने रात के 9 बजाए तो आरिफ और जहांगीर कमरे में आए। जहांगीर ने कहा, शानी बीबी, यह आपके भाई का घर है, यहाँ रहते हुए आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। मौसम खराब है और आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। सुबह आराम से होटल चली जाइएगा। शानी रुकना नहीं चाहती थी, मगर इसके दिलो दिमाग में जो शदीद तरीन कशमुकाश थी वो इसे रुकने पर मजबूर कर रही थी। वो जानती थी कि कल रुस्तम ने हर सूरत मुल्तान से रवाना होना है और इसकी मंजिल वही है जहाँ पंजाब पुलिस पूरी तैयारियों के साथ मफरूर और इख्तियारियों का शिकार खेल रही है। अगर इसे रुस्तम को रोकना था तो फिर इसे यहाँ ठहरना ही था। वो तजुब्जुम में नजर आई तो जहांगीर के इसरार में तवानाई आ गई। उसने शानी को अपने घर में रुकने पर नीम आमादा कर लिया। जहांगीर और आरिफ के जाने के बाद शानी एक बार फिर सोचों में गुम हो गई। वो चाहती तो रुस्तम की आंखों की खामोश इल्तजा को रद्द करके उसे हुक्म दे सकती थी। वो हुक्म देती तो वो पहले की तरह कुर्बानी देता और रुक जाता। लेकिन क्या वो हमेशा से कुर्बानियां ही लेती रहेगी? क्या इस आर का ये सफ़र एक तरफा ही चलता रहेगा? इसके दिल ने पुकार कर कहा, नहीं शानी, अगर तुझे रुस्तम को छोड़ना ही है तो फिर तुझे भी अपने उसूलों और इरादों से हट कर चलना होगा। जब कोई आग में छलांग लगाने जा रहा हो तो फिर उसे आम डगर से हटकर पुकारना पड़ता है, तो क्या वो उसे पुकारे? शानी ने खुद से सवाल किया, लेकिन ऐन उस वक्त 3 नाम हथौड़ों की तरह इसके जहन पर बरसे। नादिया, मुन्ना, चौधरी, बशीर। अगर वो रुस्तम को पुकारेगी तो इन तीनों नामों का क्या होगा? शानी के अंदर से दूसरी आवाज़ आई, कुछ नहीं होगा शानी, तुम देखना रुस्तम सब कुछ संभालेगा। इसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं कि वो मुन्ने को चौधरी बशीर की तहवील से निकाल ले। तो मुन्ने और रुस्तम के साथ कहीं बहुत दूर निकल सकती हो, कहीं ऐसी जगह जहां तुम दोनों की जिंदगियां रुस्तम के मजबूत तरीन इसार में बिल्कुल महफूज रहेंगी। लेकिन नादिया, पहली आवाज़ ने सवाल किया। नादिया दूसरे लोगों के साथ बड़े डेरे पर पुलिस के जानलेवा घेरे में है। खुदा करे वो बच जाए और फिर रुस्तम से आ मिले। ऐसा हुआ भी तो भी वो खुश दिली से रुस्तम को तुम्हारे साथ शेयर कर सकती है। उसने खुद कहा था, शानी, मैं एक अदना खादमा की तरह आपके साथ रहने को तैयार हो जाऊंगी। चले खादमा ना सही, वो बराबर की हैसियत से तो रह ही सकेगी, पहली आवाज़ ने कहा। लेकिन ये भी तो देखो शानी, रुस्तम ने शादी की है, वो एक शादीशुदा शख्स है। अगर वो तुम्हारी मोहब्बत में इतना ही आगे जा चुका होता तो फिर शादी क्यों करता? लोग तो पूरी जिंदगी बेनाम आज के सहारे गुजार देते हैं। ये बड़ी कमज़ोर दलील है। दूसरी आवाज़ ने पुकार कर एहतजाज किया। रुस्तम ने यह शादी भी इसलिए की थी कि ये तुम्हारा हुक्म था। उसने जीवन साथी नहीं चुना बल्कि हुक्म की तामील की है। उस शादी से वो जितना खुश है इसका पता भी तुम्हें बड़े डेरे पर चल गया था। बेनाज और हनीफा ने तुम्हें बताया था कि रुस्तम इस बंधन को बस बंधन के तौर पर निभा रहा है।